morning, all of you. Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry, in which topic is stoichiometry and stoichiometric calculations. Stoichiometry and stoichiometric calculations. There we have reached and we need to start this particular topic. Okay. So first of all, stoichiometry and stoichiometric calculation means what? That we need to see. Okay. So one of the most important aspect of a chemical equation is that when it is written in the balance form, it gives quantitative relationship between the various reactant and the product in the terms of moles, masses, molecules, and volumes. So when you try to balance any chemical reaction, जब आप कोई भी chemical reaction को balance लिखते हो, ठीक है, आगे कोएफिशिएंट लगा के 2 3 4 5 कुछ लगा के कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, ओके, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? इट गिव अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, किसके बीच का? तो के बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स, उनके मासेस, मॉलिक्यूल्स कितने यूज्ड अप हुए हैं, ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दे हैव टेकन, ओके, ये सभी चीज जो है वो हमें कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसमें से हमें मिल जाती है, ओके। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। इन ग्रीक वर्ड मीनिंग टू मेजर एन एलिमेंट, व्हेन यू मेजरिंग द एलिमेंट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोइकियोमेट्री। और एलिमेंट का क्या मेजर करना है? देयर मोल्स, देयर मासेस, देयर मॉलिक्यूल्स एंड देयर वॉल्यूम्स। इफ यू मेजर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों का आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोइकियोमेट्री, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री, ओके। फॉर एग्जांपल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन along with the quantitative information covered by it is given below। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर मैंने कुछ मैसेज यहाँ पे डाला है आपके लिए, ठीक है। जो बच्चे अभी भी मीन्स दोज हु आर न्यू, ओके, एंड दोज हु आर नॉट फॉरवर्डेड मी द मैसेज, माय नंबर आई हैव पोस्टेड इन द चैट बॉक्स, ओके, यू कैन सी दैट, ओके। वहां से मेरा नंबर लेके अभी नहीं, नॉट जस्ट नाउ, अभी नहीं भाई, बाद में, ओके, अभी नहीं, बाद में आपको उसमें मुझे मैसेज, आपकी स्कूल का नाम, ओके, और आपका नाम, योर नेम एज वेल एज योर स्कूल नेम, यू नीड टू फॉरवर्ड मी, ओके। बहुत सारे बच्चों का बाकी है यहाँ पे, जो मैं नेम्स कुछ पढ़ रहा हूँ साथ में, तो उसमें कुछ बच्चों के ही मेरे पास नंबर्स है, ठीक है। सो फॉरवर्ड मी द मैसेज, ओके। मैंने अभी यहाँ पे चैट बॉक्स आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ओके, नॉट जस्ट नाउ, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। दूसरी चीज, जो बच्चे चैनल में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ओके। सो सबसे पहले हम स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ठीक है, सो स्टोइकियोमेट्री मीन्स एलिमेंट on reactant side as well as on the product side when you measure their masses, their moles, their molecules and their volumes, okay, so such a term is known as a stoichiometry, okay। तो वो हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे ज्यादा, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल। yes, so here we have taken the example of calcium carbonate, that is limestone, when it react with the hydrochloric acid, okay, it gives us calcium chloride plus water molecule as well as carbon dioxide. So when you try to balance, on the right hand side if you see there are two hydrogen atoms, okay, whereas on the left hand side you have HCl on one time only. Before, see, balancing we have not done before that, okay, so only CaCO3 plus HCl, it gives CaCl2 plus H2O plus CO2. When you see your right hand side, up right hand side देखोगे, so on the right hand side you have the hydrogen 2 moles, okay, 2 atoms of hydrogens are there on the right hand side.
So on the left hand side also, where hydrogen is there, we have to keep it 2. So reaction would be the balance. Okay, that is 2HCl. Okay, so when you are doing the balancing of the reaction, stoichiometric coefficient we have to keep it. आगे हमें HCl के आगे क्या रखा है, 2. So this 2 is called as a stoichiometric coefficient. Okay, so here one, देखो अभी 1 mole of CaCO3, it react with 2 mole of hydrochloric acid. It gives us 1 mole of CaCl2 plus 1 mole of water molecule plus 1 mole of carbon dioxide. Okay, now for the calcium carbonate, their atomic masses, that is 100 gram. Okay, then for hydrochloric acid, that is their atomic masses, if you calculate it, it is 73 gram. Then for total for 2HCl, okay, I am not saying for one it is 36.5, but when you are doing twice, you multiply with 2, so you will be getting 73 gram. So you can say that, देखो मैं बोल रहा हूँ 100 gram of CaCO3 reacted with 73 gram of HCl, it gives us 111 gram of CaCl2 plus 18 gram of H2O plus 44 gram of CO2. Or else you can say 22.4 liter at STP, that is standard temperature and pressure condition. Okay, so यही चीज मैंने नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हो. सबसे पहला पॉइंट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट react with the 2 moles of hydrochloric acid to give 1 mole of calcium chloride CaCl2, 1 mole of water, that is H2O, and 1 mole of carbon dioxide, that is CO2. Second thing I can say that the 100 gram of calcium carbonate react with 73 gram of hydrochloric acid and give us 111 gram of calcium chloride, 18 gram of water, and 44 gram or else 22.4 liter at STP of carbon dioxide. So this is considered to be the stoichiometric calculation when you are doing the balancing of reaction. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, stoichiometric calculation. Okay, now one more example we have taken, okay, which is quite long, बहुत लंबा एग्जाम्पल लिया है. Okay, N2 reacted with 3H2, it gives us 2NH3, that is this is an Haber process. Okay, for the production of ammonia, अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए ये हेबर प्रोसेस है, जिसको आप बैलेंसिंग करो तो नाइट्रोजन के आगे 1 है भाई, हाइड्रोजन के आगे 3 है और अमोनिया के आगे 2 है. ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करो तो मैंने आगे आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बात की. ओके, नाइट्रोजन के आगे नथिंग इज देयर, सो देयर 1 वुड बी प्रेजेंट, तो उनका नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहेगा. हाइड्रोजन के आगे बैलेंसिंग करते वक्त 3 लिख रहे हम. ओके, सो ये 3 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, whereas अमोनिया के आगे हमने क्या लिखा हुआ है, 2. सो दिस 2 इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, तो तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट एज वेल एज ऑफ प्रोडक्ट हमने लिख लिए. ओके, नाउ आई कैन से दैट, देखो सुनना, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कैन गिव अस 2 मोल ऑफ अमोनिया. एक चीज. दूसरी चीज, 22.4 liter of nitrogen can react with 3 multiplied by 22.4 liter of hydrogen and give us 2 multiplied by 22.4 liter of ammonia. So आगे जो stoichiometric coefficient है उससे आपको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है when you are talking about the volume at STP, at standard temperature and pressure condition. Okay, then और चीज बोल सकता हूँ, 1 liter of nitrogen can react with 3 liter of hydrogen and can give us 2 liter of ammonia. और एक चीज मैं बोल सकता हूँ, 1000 ml of nitrogen can react with 3000 ml of hydrogen and can give us 2000 ml of ammonia. Okay, और चीज मैं बोल सकता हूँ, 1 ml of nitrogen can react with 3 ml of hydrogen and can give us 2 ml of ammonia. मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड कैन गिव अस 34 ग्राम ओके ऑफ अमोनिया. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मैं ये भी बोल सकता हूँ.
So gram cannot be represented according to the stoichiometry. Okay, so this thing we need to remember it. कोई भी रिएक्शन को जब आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो आपको ये पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए फॉर ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट. ओके, आफ्टर दैट the quantitative information covered by a chemical equation help us in a number of calculation. बहुत सारी कैलकुलेशन जो है वो आप उसके ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल देखा. द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग दिस कैलकुलेशंस मे बी क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. एक है सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड और दूसरा है मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड. अभी देखो आपकी एनसीईआरटी में उतना सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं दिया गया है. ओके, यहाँ पे मैंने पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच पूरे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड और मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड. When you are having only one reactant, at that time how to do the stoichiometric calculation. Then second thing, when you have more than one reactant, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तब कैसे कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, नाउ सिंगल रिएक्टेंट बेस, तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज है. पॉइंट नंबर 1, मास मास रिलेशनशिप. Mass of one of the reactant or product is given and the mass of some other reactant or the product is to be calculated. तो ये एक कैलकुलेशन, कोई एक रिएक्टेंट की मास आपको दे दी जाएगी. ठीक है, मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, या फिर रिएक्टेंट का मास या फिर प्रोडक्ट का मास आपको दिया जाएगा और जो बचे हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका मास आपको कैलकुलेट करने का बोलेंगे. ये था पहला रिएक्शन. ओके, फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें मास और वॉल्यूम ऑफ वन रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज गिवन और दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपको, मास या फिर वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने का बोलेंगे. ओके, सो ये दूसरा पॉइंट है, दूसरी टाइप की कैलकुलेशन. तीसरी टाइप की कैलकुलेशन क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपको मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में और दूसरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने का बोलेंगे. सो दिस आर द थ्री बेसिक कैलकुलेशन. मास मास कैलकुलेशन होगा, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन हम होगा और वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन होने वाला है. ठीक है, नाउ जनरल मेथड, दैट इज calculations for all the problems of the above types consist of the following steps. अगर आपके पास मास मास का रिलेशनशिप हो, ठीक है, मास मास का कैलकुलेशन हो, मास वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो, सभी के लिए कुछ फंडामेंटल लॉज है हमारे पास. ठीक है, वो स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा काम इजीली खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो दिस स्टेप यू नीड टू रिमेंबर इट. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप वाइज याद नहीं रखना है, पर वो उसमें क्या करना है वो हमें याद रखना है. ओके, सो द फर्स्ट वन, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा. जैसे कि N2 + H2 इट गिव्स NH3, तो उसमें M2 के आगे 1 लगाया. ओके, H2 के आगे 3 लगाया, NH3 अमोनिया के आगे हमने 2 लगाया, तो वो हमें बैलेंस करना पड़ेगा. Okay, second thing, write the relative number of moles or the relative masses of the reactant and the product below their formula. जो रिएक्शन है उसके नीचे आपको क्या लिखना है? उनके मोल्स और उनके मासेस. ठीक है, ये भी हमने एक एग्जांपल में लिख लिया है. आगे का एग्जांपल देखो, नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको. ये रहा, देखो, नाइट्रोजन के नीचे हमने 1 मोल लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे 3 मोल लिखा है, अमोनिया के नीचे 2 मोल लिखा है. फिर लास्ट में देखो उनके ग्राम लिखे, 28 ग्राम, ये वाला देखो यहाँ पे ऊपर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रहा है. ठीक है, बैलेंस करके ये काम कर लो भाई. ठीक है, so once again write down the balanced chemical equation. Point number 1. Point number 2, write the relative number of moles, means their masses of reactant and the product below their formula. Okay, उसके बाद में थर्ड वन, in case of gaseous substance write down the 22.4 liters at STP below the formula, place 1 mole. Okay,
गैसियस सब्सटेंस अगर आपके पास हो तो वहां पे 22.4 लीटर एसटीपी यूज अप करना है आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दिखाया, देखो अभी एग्जांपल में ये रहा, देखो मोल के नीचे देखो भाई 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उसको आपको लीटर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये 22.4 वाला फंडामेंटल भी हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। आफ्टर दैट अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, फिर यूनिटरी मेथड का कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वाइट ऑफन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन द अदर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से क्या कैलकुलेशन आपको करनी है वो हमें करना है। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली, कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट कितना इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये बहुत ध्यान में रखना है, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दैन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली। रिएक्टेंट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट खत्म हो गया है, ठीक है, वो खत्म होने वाले रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ओके। सो द एक्सेस ऑफ अदर इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो बचा है वो अनरिएक्टेड बचा रहेगा, ठीक है। नाउ कंबशन रिएक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंबशन रिएक्शन। बीच में एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे पूछा था, ठीक है, उसका मैंने आंसर तो मैंने दे दिया था, ठीक है, पर वो कैसे आया था वो देखो यहाँ से हमें पता चलेगा, ठीक है। सो फॉर बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कार्बन एटम्स, सबसे पहले कार्बन एटम को बैलेंस आउट करो, ठीक है। तो देखो रिएक्शन है हमारे पास, कंबशन रिएक्शन ऑफ C2H6, C2H6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ओके, इट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, स्केलेटल इक्वेशन ये हमारा। तो सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस द कार्बन एटम, तो कार्बन दोनों तरफ देख लो भाई कितने हैं भाई, 2 कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, 1 कार्बन इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो CO2 के आगे हमने 2 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस आउट करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन देखो तो 6 है, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने हैं तो कि भाई 2 है, ठीक है। वाटर के आगे देखो कुछ नहीं है भाई, तो वहां पे आपको 3 लगाना है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का बैलेंस हो जाएगा। थर्ड फाइनली बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन एटम में क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड देखो आप तो 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड 2 2 4 एंड 3 4 and 3 7 oxygens are there, okay। So what we have to do, on the left hand side ऑक्सीजन के आगे 7/2 लगा दो तो 2 2 कट तो 7 ऑक्सीजन बच जाएंगे। तो ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन बेस्ड रिएक्शन, ओके। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बीच में आ गया था ऑलरेडी, पर यही चीज थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं हम। Many a time reactions are carried out with the amount of reactant that are different than the amount of required by balanced chemical reaction. Balanced chemical equation में समझ लो कि 50 ग्राम रिएक्टेंट चाहिए और 50 ग्राम के बदले हमारे पास सपोज 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज ओनली देयर, 50 ग्राम नहीं है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। इन सच ए सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज मोर इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या, इन सच ए सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, ज्यादा अमाउंट हो जा रहा है, 50 से ज्यादा समझ लो कि 70 ग्राम है, पर जितना प्रोडक्ट हमें बनना है उतना ही वो तो बनने वाला है, ठीक है। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, जो कम अमाउंट है वो इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, आगे रिएक्शन नहीं होने वाली है, ओके, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट वी हैव टेकन, ठीक है। जितना इस्तेमाल देखो, जितना बैलेंस इक्वेशन में यूज्ड अप हो रहा है उतना ही इस्तेमाल होने वाला है, वेदर वो कम हो और ज्यादा हो, ठीक है। सो हैंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो कम अमाउंट है वो कंज्यूम हो जाने वाला है, ठीक है। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, 20 ग्राम यूज्ड अप हो गया है,
तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट का अमाउंट था वो तो पूरा यूज्ड अप हो गया। ओके, तो ऐसा जो रिएक्टेंट है विच इज यूज्ड अप, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल है। सपोज आपका टारगेट है 100 ग्राम का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 100 ग्राम, देखो एक रिएक्शन ले लेते हैं, यस 28 ग्राम नाइट्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है और 34 ग्राम हमें अमोनिया मिल रहा है। तो उसमें से समझ लो कि 6 ग्राम के बदले 3 ग्राम, ओके, ओनली 3 ग्राम और ओनली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज अवेलेबल। ओके, तो प्रोडक्ट बनेगा वो वंस इट हैज बीन फॉर्म्ड, जितना भी प्रोडक्ट बने वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी है हमारे पास 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो 6 ग्राम है, 6 ग्राम के बदले सपोज हमारे पास सिर्फ 2 ग्राम हो, ओनली 2 ग्राम, ठीक है। तो ओनली 2 ग्राम जब हमारे पास होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना होगा भाई, 28 प्लस 30 ग्राम, ठीक है, 30 ग्राम बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, अमोनिया का। तो वो 34 नहीं बनेगा, वो लिमिट कर देगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। तो ये जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नाउ calculate the amount of water in gram produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। उसके रिलेटेड हमारे पास फॉर कुछ सम्स है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ मीथेन लिखना पड़ेगा। तो देखो CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ओके, मीथेन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन देखो, कार्बन 12 और 4 16, टोटल 16 ग्राम ऑफ मीथेन करस्पॉन्ड टू 1 मोल, उसको 1 मोल बोलेंगे। फ्रॉम द अबव इक्वेशन बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन गिव 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, पानी का ग्राम में हमें उसको मेजर करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है बैलेंसिंग में, ठीक है। तो 1 मोल का वाटर का कितना, 18 रहता है भाई, तो 2 मोल का कितना रहेगा, 36 ग्राम। सो 2 मोल ऑफ वाटर का मतलब होता है 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 18 ग्राम पर 1 मोल तो 1 मोल, हेंस 2 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो वह 36 ग्राम, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 ऑफ वाटर कर दो तो आपको 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपका आंसर आ गया भाई, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस दैट इज 36 ग्राम, कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? Once again, how many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? तो मीथेन वाला वही का वही रिएक्शन लिखो भाई, CH4 plus 2O2 it gives carbon dioxide and water molecule, so 44 gram of CO2 is obtained। कितना बन रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2, जो CO2 है, ठीक है, वो 44 ग्राम बन रहा है फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन में से। तो 1 मोल ऑफ CO2 ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ मीथेन, ऐसा बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल अपॉन 44। ओके, सो 0.5 मोल मीन्स की 1/2 मोल ऑफ CO2 यूज्ड अप होगा, ठीक है। 44 हो तो 1 मोल है, तो 22 हो तो कितना होगा भाई, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो सीधा आप लिख सकते हो भाई, ठीक है, 0.5 मोल। तो आंसर क्या आएगा, हेंस द 0.5 मोल ऑफ CO2 would be obtained from 0.5 mole of CH4 from methane, or 0.5 mole of CH4 would require to produce 22 gram of CO2. So how many moles of methane are required? So that is 0.5. Okay, that's all for today. इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको फिर से बोला, सेंड मी योर नेम एंड स्कूल नेम ऑन माय नंबर
which already I have mentioned. Okay, those who are remaining, not for each and everyone. Okay, and also subscribe my YouTube channel. Okay,